जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इंडियन पॉलिटी का जो पांचवी सीरीज आ रही है यहाँ पर आपके सामने, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका आज पांचवा एपिसोड आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पर आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, बैंक एग्जाम हो, चाहे आपके स्टेट पीएससी, यूपीएससी, रेलवे के हो, चाहे जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। सो आपका क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके साथ डील करता है, आपको यहाँ पर बताना है। आर्टिकल 16 क्या, एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल है क्या, यहाँ पर बोला गया एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी है क्या, यहाँ पर और बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या टाइटल को अबॉलिश करना मतलब टाइटल को हटा देना होता है क्या, यहाँ पर छुआछूत का जो यहाँ पर एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत। जो छुआछूत को यहाँ पर हटाना क्या आर्टिकल 16 है में आता है क्या। और यहाँ पर बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या लॉ के आगे सब बराबर है क्या यहाँ पर। अगला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल समानता का अधिकार दिया गया है क्या। क्या आर्टिकल 16 किस बारे में डील करता है यहाँ पर, आप बताइए। चलिए मैं आंसर आपका बता देता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल 16 का आंसर है हमारा डी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसमें एक सेकंड थोड़ा सेट, ओके। आंसर डी आपका क्या है, आपका यहाँ पर आंसर डी आपका आंसर है यहाँ पर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो मैटर होता है वहाँ पर सबको इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 26 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके साथ में डील करता है यहाँ पर बोला गया है आपको एबॉलिशिंग ऑफ द टाइटल, क्या टाइटल को हटाने का बोला गया है यहाँ पे। एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या अनटचेबिलिटी को हटाने का बोला गया है। फ्रीडम ऑफ द मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर, क्या फ्रीडम है हमारे को रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का। या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपका डी वाला ऑप्शन तो मैंने आपको बता चुका हूँ। सो आप बताइए ए बी सी के ऑप्शन से। आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से आप आंसर बताइए। एक काम करिएगा, आप पहले वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको क्या है कि आपको भी आंसर देने का एक आइडिया लग जाए और आपके आंसर करेक्ट होने की उम्मीद रहे। अगर आपने अभी तक आर्टिकल्स नहीं पढ़े तो आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जब ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो इसके बाद में आर्टिकल की एक सीरीज़ होगी, जिसमें कि आपको पूरे आर्टिकल्स यहाँ पर बताए जाएंगे, है ना। और आज याद भी करवा दूंगा उस अच्छे तरीके से आपको मैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या होता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, है ना। आर्टिकल 26 हमको राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस जो अफेयर होते हैं उसको फ्री तरीके से मैनेज कर ले। रिलीजियस अफेयर मतलब जो भी होता है, जो हमारे रिलीजन का होता है ना, कल्चर जो होता है, उसको फ्रीली तरीके से हम लोग उसको फ्रीडम से हम उसको मैनेज करें ना। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ में डील करता है यहाँ बोला गया एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ द मैनेज रिलीजियस अफेयर, क्या फ्रीडम मिलती है हमको मैनेज रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने में। या फिर इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मेरा यहाँ पर इक्वलिटी आपको मिलती है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है क्या। प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, क्या आपको चिल्ड्रन को रोका जाता है क्या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। बताइए कौन सा आर्टिकल होना चाहिए आपके हिसाब से। वीडियो को आप पॉज करिए और वीडियो उसके बाद में आप कमेंट बताइए जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ में डील करता है, आंसर बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं 6 to 14 ईयर ऑफ द एज, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप हजारस, मतलब जो भी खतरनाक तरीके से जो कंपनी होती है जहाँ पे बहुत हार्मफुल चीज़ें बनती है, वहाँ पर बच्चों को रोका जाता है। वैसे भी 6 to 14 ईयर के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट से हमारे उनको राइट नहीं दिया जाता है कि 6 से 14 ईयर के बच्चे जो है उनको एम्प्लॉयमेंट
करे, उनको फैक्ट्री में काम करने से रोका जाता है। चाइल्ड लेबर का एबॉलिश करना, चाइल्ड लेबर करना एक मतलब कानून अपराध भी है ना। तो उसको आर्टिकल 24 हमको बोलता है कि फॉर प्रोटेक्शन देता है कि इसको चिल्ड्रन को फैक्ट्री में काम करने से ना। यहाँ पे आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 29 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ में डील करता है, यहाँ पे बताइए आप जल्दी से। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल 29 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करता है यहाँ पर? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या आर्टिकल बोलता है कि माइनॉरिटीज़ को राइट मिलता है क्या वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करे और उसको एडमिनिस्टर करे। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने का आपको यहाँ पे आर्टिकल बोला गया, और पर्सनल लिबर्टी को। फ्रीडम ऑफ द मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलती है अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्या माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है क्या? जल्दी बताइए आप, आर्टिकल 29 का काम क्या है यहाँ पर? आर्टिकल 29 से ये हमारे पूरे फंडामेंटल राइट है। मेरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाने का मतलब ये था कि पूरे आपके फंडामेंटल राइट है उसको कंप्लीट करा दिया जाए बहुत अच्छी तरीके से, और इसके बाद भी आपकी लगातार सीरीज आती रहेगी जिसमें आपकी फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपके काम बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं, और जो अगर आपको इसमें यहाँ पर लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं आपके फंडामेंटल राइट, तो आपको पता होनी चाहिए आपके फंडामेंटल राइट कौन कौन से है। अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट पता है तो आप आपके आसपास के लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ा भी सकते हैं ना, ताकि उनको पता हो कि इनके राइट क्या क्या है ना। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्या होगा हमारे माइनॉरिटीज़ को जो इंटरेस्ट होते हैं उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। चलिए आर्टिकल 21 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या हमको राइट दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज करें और उनको एडमिनिस्टर करें। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या अपने आपको लाइफ को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर, पर्सनल लिबर्टी मतलब खुद से जीने का पे आपको आर्टिकल 21 का वो देता है क्या? आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन देता है क्या? यहाँ पे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या आपको आर्टिकल 21 फ्रीडम देता है कि अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करिए आप? यहाँ पे आर्टिकल 21 आपको क्या प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को? बताइए जल्दी से आप, क्या होना चाहिए इसका आंसर? आर्टिकल 21 हमें क्या कौन सी प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर? इसका आंसर है हमारा बी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे इसका क्या आंसर है? बी वाला इसका आंसर है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आंसर हो गया यहाँ पे ना। आगे देखते हैं आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करता है यहाँ पर? राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या हमको राइट प्रोवाइड करवाता है क्या यहाँ पर कि आप अपना एस्टेब्लिश को एडमिनिस्टर करें और प्रोटेक्शन करें, एडमिनिस्टर करें क्या अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज़ के लिए। आगे बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या हमको लाइफ को प्रोटेक्शन मिलती है क्या? और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करें? या तो आपको प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्या माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 30 के अंदर? बताइए जल्दी से। मैंने उसके पहले आपको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कौन सा आर्टिकल यहाँ पर है। आर्टिकल 30 उसके साथ में डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जितने भी मैंने आपको फंडामेंटल राइट के बता रहा हूँ ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में इनको पूछ लिया गया है। तो आपको बोलता हूँ कि आप अच्छे से फंडामेंटल राइट को पढ़िए, और जितने भी आर्टिकल उनको एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करता है? यहाँ पर आपको बताना है आर्टिकल जो 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है क्या? यहाँ पे बताना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसका। फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी दी जाती है? और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्या? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, क्या आपको प्रोटेक्शन दी जाती है अगर आपका कोई ऑफेंस हो गया है तो। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको क्या सर्टेन राइट दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन सर्टेन राइट दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपको उसमें क्या आपको प्रोटेक्ट करने के सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले कि कौन कौन से सर्टेन राइट्स हैं यहाँ पर अपने राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं ना। सो यहाँ पर कौन कौन से हमारे प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, यहाँ पे कितने राइट्स दिए गए वो बताता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्स राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ फ्रीडम है ना, कौन कौन सा हमारा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आपको बोलने का अधिकार दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ असेंबली हमारा है, कहीं भी आप एक साथ में बैठ सकते हो, असेंबली मतलब इकट्ठा हो सकते हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी आप एसोसिएशन से जुड़ सकते हो। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बोला गया, कहीं भी आप जा सकते हो, आपको जाने का अधिकार दिया गया है ना, फ्रीडम के अंदर आता है ना, राइट टू फ्रीडम के अंदर। यहाँ पे बोला गया है आपको फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, आपका फ्रीडम आपको रेसिडेंस मतलब कहीं भी आप रहने का आपको अधिकार दिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी आपको प्रोफेशन चूज करने का अधिकार दिया गया है, कोई आपको बाउंड नहीं किया जाएगा कि आपको यही पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज करना है ना। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है यहाँ पर, डी आंसर है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पर एक्सेट्रा के आगे सर्टेन राइट्स इनके आते हैं। इसी के अंदर कितने राइट आते हैं, 6 राइट आते हैं ना, जो कि मैंने आपको अभी बता दिए है ना। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल जो 1 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो किसके साथ में डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के साथ में डील करता है क्या। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द इंडियन सिटीजन, नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, क्या यूनियन की टेरिटरी उनके नेम के आगे डिस्कशन करता है क्या। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आपको बताना है। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करता है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। आर्टिकल जो 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करता है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यहाँ पर आर्टिकल 1 जो है जिसमें कि लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत है ना, हमारा क्या बोलता है यहाँ पर, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के साथ में ये क्या करता है, डील करता है ना। आर्टिकल 1 के अंदर आती है हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच व्हाट इज द आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है क्या, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को बताता है कि यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर है क्या, यहाँ पे आर्टिकल 52 के अंदर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है कि आर्टिकल 52, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आता है, क्या आता है जल्दी बताइए। अब आर्टिकल 52 ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। आर्टिकल 52 किसके साथ में डील करता है यहाँ पे जल्दी बताइए आप। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डील करता है किसके साथ में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, किस के साथ में डील करता है, आर्टिकल 52 के साथ में डील करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा आर्टिकल आते हैं, कौन से आर्टिकल के साथ में डील करता है ना। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल, कौन से ग्रुप ऑफ आर्टिकल के अंदर आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। यहाँ पे आपको बताना है कल्चर और एजुकेशनल राइट जो है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, जल्दी आप बताइए कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 29 से 13 के अंदर आता है क्या। हमारा कल्चर और एजुकेशन राइट कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं यहाँ पे आपको बताना है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 29 से 30 है ना, तो डी आपका ऑप्शन है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन से हमारे कल्चर एंड एजुकेशनल यहाँ पर राइट है। आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 13 के अंदर बोला गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको आर्टिकल 13 के अंदर ये बताया गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एट शेड्यूल है वो क्या बोलता है यहाँ पर, नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है क्या। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका लैंग्वेजेस के अंदर आता है क्या, एट शेड्यूल के अंदर यहाँ पे एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल है क्या, नन ऑफ दिस। कौन सा हमारा एट शेड्यूल के अंदर आता है बताइए, कितने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है अभी तक के। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में कितने शेड्यूल थे और कितने हमारे आर्टिकल्स यहाँ पर उसमें ऐड किए गए थे, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा 8 शेड्यूल, सॉरी इसका आंसर क्या है हमारा, लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज हमारी जो है यहाँ पर किसके 8 शेड्यूल के अंदर रखी गई। कितनी हमारी लैंग्वेज है अभी तक की, हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको कि हिंदी हमारी क्या है, यूनियन की लैंग्वेज है, जो कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, तो बताना है आपको आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है क्या, 19 से 22 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 30 से 2 से लेके में आता है क्या, तो आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है क्या, किसके अंदर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंदर आता है। हमारा आर्टिकल 19 मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, आर्टिकल 20 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस के बारे में बात करता है यहाँ पर। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आर्टिकल 21 आता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा आर्टिकल 21 है हमारा। और हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में हमारा कौन सा आर्टिकल डील करता है यहाँ पर, आर्टिकल 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस की टर्म कितनी होती है, मतलब कितने साल वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्शन के मतलब काम करते हैं यहाँ पे। जल्दी बताइए टाइम ड्यूरेशन कितना होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। ऑप्शन है आपके 5 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर और 7 ईयर। क्या आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर, आंसर है आपका हमारा यहाँ पर 5 ईयर। हर 5 साल में आपको इलेक्शन कराए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको सिंपल समझ लेना है, जो भी आपका वोट डालने जाता है तो समझ लीजिएगा कि 5 साल में आपका इलेक्शन होता है। तो बताइए प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया है वो कौन सी सभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं तो राज्यसभा में बैठते हैं। और आपको एक और आपको बताना है कि राज्यसभा के हमारे चेयरमैन कौन हैं। लोकसभा में बैठते हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर हमारे लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट है आप उसका वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। लोकसभा में कितनी सीट होती है यहाँ पे, राज्यसभा में कितनी सीट होती है। राज्यसभा आपको पता होगी अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है ना। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट्स जितने भी हैं वो कहाँ पर बैठती है हमारी, उनकी लोकसभा में बैठती है ना। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस की टर्म कितनी होती है। इसका आंसर कितना होगा, 5, 6, 4 और 7 ईयर्स। कितने होगी लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस की टर्म। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पर बैठते हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है क्या, है या नहीं है, यस और नो में आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है हमारा 5 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है ऑफिस की कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजंस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है मतलब डज नॉट कंटेन, कोई कंटेन के अंदर प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब किसके इम्पीचमेंट के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविज़न की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। बताइए किसका बिना इम्पीचमेंट के ही उनको हटा दिया जाता है यहाँ पर। क्या द प्रेसिडेंट को बिना इम्पीचमेंट के हटाया जा सकता है, यहाँ पर गवर्नर ऑफ द स्टेट को बिना इम्पीचमेंट के हटाया जा सकता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिना यहाँ पर इम्पीचमेंट के हटाया जा सकता है क्या, यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बिना इम्पीचमेंट के हटाया जा सकता है क्या, बताइए। आपको बताइए कौन सा इसका आंसर है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हमारा। इसका आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं उनको यहाँ पर बिना इम्पीचमेंट के हटाया जा सकता है। उनको कौन हटाता है यहाँ पर, उनको हटाने का काम करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर ऑफ स्टेट को हटा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के से हमको हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट को हटा दिया जाता है। यहाँ पे जब प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी इम्पीचमेंट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों हाउसेस के मेंबर को 2/3 ऑफ मेंबर्स की मेजोरिटी यहाँ पर लगती है। किसको हटाने के लिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 2/3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी
मेंबर ऑफ स्पेशल मेजोरिटी होती है ना, जितने की जैसे कि लोकसभा में जितने मेंबर्स होंगे उनके 2/3 यहाँ पे मेंबर्स होने चाहिए, और राज्यसभा में जितने मेंबर्स होने चाहिए उनके 2/3 मेंबर्स यहाँ पर आपको होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं यहाँ पर। तो सीधा सा आंसर आपको पता होना चाहिए, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं किसके, स्टेट के गवर्नर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नर में रिकमेंडेशन द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट, गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है वो रिकमेंडेड करता है किसके, इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, बताइए। ऑन द रिकमेंडेशन मतलब किसके रिकमेंडेशन से यहाँ पर इम्पोज करते हैं प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर जो होता है किसके रिकमेंडेशन से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज करते हैं स्टेट में, बताइए यहाँ पर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उनके रिकमेंडेशन के थ्रू करते हैं क्या। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन के थ्रू यहाँ पर गवर्नर को बोलते हैं कि आप यहाँ पर गवर्नर रूल लगाइए। यहाँ पे बोला जाता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है क्या। इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो होती है स्टेट की वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है क्या। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, यदि गवर्नमेंट उनको यहाँ पर देखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पर बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर, सॉरी प्रेसिडेंट बोलते हैं हमारे कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जो होगी स्टेट की गवर्नमेंट वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वहाँ जाके वहाँ पर काम किया जाएगा तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है वहाँ पर कॉमन हाई कोर्ट है, बताइए। हमारे यहाँ पर कितनी यूनियन टेरिटरी है और कितने स्टेट हैं। अगर आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है और उसके बारे में नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपका एक अगला वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर इसका आंसर है पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर कॉमन हाई कोर्ट है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पंचायत राज का जो सिस्टम है कब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ऑप्शन है आपके 1945 में इंट्रोड्यूस किया था, 1950 में इंट्रोड्यूस किया था, 1959 में आपको इंट्रोड्यूस किया था, 1962 में इंट्रोड्यूस किया था। कब यहाँ पर पंचायती राज का जो सिस्टम है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 1959 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। द 73 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो 73 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है किसके साथ में डील करता है, पंचायती राज है क्या, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन है क्या, नगर पालिका और मिनिमम एज ऑफ द मैरिज, बताइए। मिनिमम ऑफ द एज ऑफ जो मैरिज है वो कितनी कर दी गई है 22 में, कॉन्स्टिट्यूशन 2022 में मिनिमम ऑफ द जो एज है हमारी 18 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है। क्या यहाँ पर लड़की की एज और लड़की की एज बराबर रखी गई है क्या, आपको बताना है यहाँ पे ना। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है ये भी आपको बताना है, पंचायती राज है इसका आंसर है ना। यहाँ पर अमेंडमेंट जो 73 लाया था यहाँ पर वो किसके लाया गया था, पंचायती राज के लाया था, है ना। 73 अमेंडमेंट जो था वो पंचायती राज के लिए था। जो 73 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 में, वहाँ पर पंचायती राज इसका क्या है, पंचायती राज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ना। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पंचायती राज इसका आंसर हो जाएगा। इन विच आर्टिकल प्रोवाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल कौन से यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को, बताइए कौन से आर्टिकल यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाते हैं। आर्टिकल 5 to 11 के अंदर आते हैं क्या, यहाँ पर आर्टिकल 6 to 10 के अंदर आते हैं क्या, आर्टिकल 1 to 5 के अंदर आते हैं क्या, आर्टिकल 12 to 35 के अंदर आते हैं क्या। सो इसका यहाँ पर सिंपल और क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर क्या आते हैं हमारे सिटीजनशिप हमको प्रोवाइड करवा दी जाती है ना। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक ही क्वेश्चन था, जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी ये वीडियो सबको रिकमेंडेड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, नहीं लगता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या कमी है, मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव करूँगा और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाई दी जाए। क्योंकि ये चैनल हमने पर्टिकुलर बनाया गया है जिसमें कि पर्टिकुलर एमसीक्यू की जितनी भी सीरीज़ है, जितने भी एमसीक्यू है आपके, जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पर धीरे धीरे उसकी सबकी वीडियो यहाँ पर डलती जाएगी और पूरी पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर स्टडी करवाई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।